Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से दो टाइप की सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. तो उसको अगर हम रिवाइज करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. फर्स्ट इज द स्पर्मेटोगोनिया along with the सर्टोली सेल्स. ये दो टाइप की सेल्स हमने पढ़ी थी. अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब प्यूबरिटी आती है एक बच्चे में, तो प्यूबरिटल स्टेज में ही क्यों स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. यहाँ पे द रीजन इज द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अब जब यहाँ पे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की बात की जाएगी तो यहाँ पे आएगा हाइपोथैलेमस. सो दिस इज हाइपोथैलेमस एंड this hypothalamus along with the pituitary gland help in regulating the activity of the testes and ovaries. So here we are discussing about the testes only. So this is hypothalamus. This is the part of the brain, but it regulates the activity of the pituitary gland. ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. अब जैसे ही एक बच्चे में प्यूबरिटी आती है, तो प्यूबरिटी आने पे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है एंड पिट्यूटरी रिलीजेस टू हार्मोन्स. The first is FSH, that is follicle stimulating hormone, and the LH. अब जब हम बात करते हैं मेल बॉडी की, तो मेल बॉडी में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टोली सेल को टारगेट करता है और सर्टोली सेल्स को टारगेट करते ही सर्टोली सेल्स डिफरेंट और फैक्टर्स रिलीज करने लग जाती है. कुछ फैक्टर्स के बारे में हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो वहां डिस्कस किया था, जैसे एंटी म्यूलेरियन हार्मोन. जैसे यहाँ पे और रिलीज होता है इनहिबिन. इनहिबिन जब रिलीज होता है, जब एफएसएच लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते हुए एलएच को हम कैसे मेजर करेंगे कि यहाँ पे एफएसएच और एलएच का ज्यादा होना, यानी कि ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होना. ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन के सिक्रीशन को रोकेगा, यानी कि इनहिबिट करेगा, तो इनहिबिन रिलीज होगा. साइड बाय साइड सर्टोली सेल स्पर्म को नरिश भी करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज नर्स सेल. सस्टेंटिकुलर सेल्स भी हम इनको बोलते हैं. तो एफएसएच का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना. साथ साथ में यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करना. बट ये जो एलएच है, ये एलएच टारगेट करता है लेडिक सेल्स को. दिस एलएच टारगेट लेडिक सेल्स, that is interstitial cells, and these interstitial cells releases male sex hormone, that is testosterone. What is testosterone? This is androgen. हमने पढ़ा था इसका नेचर क्या है, ये एंड्रोजन नेचर का है. इसके साथ और भी हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इसी को ही हम मेंशन कर रहे हैं. अब एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जो सर्टोली सेल्स है वो रिलीज करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. अब होता क्या है कि ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है लेडिक सेल. लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन बनाया, बेचारा ये बाहर ही है, अंदर कैसे आएगा. तो इसको लाने के लिए ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये भेजती हैं एबीपी को, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करके टेस्टोस्टेरोन आ जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. और जैसे ही ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन की एंट्री होती है, स्टार्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी
गोनाड्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये एक्टिविटी नहीं होगी तो ना तो हॉर्मोन्स बनेंगे और ना ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, बॉडी चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे दो बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है जब बात आती है FSH की और LH की। तो यहाँ पे यहाँ तक का जो रिएक्शन मेल और फीमेल के लिए कॉमन होता है, बट मेल बॉडी है तो साइट अलग होगी हार्मोन के जाने की, उसके काम करने की, फीमेल बॉडी है तो साइट अलग होगी उसके जाने की और उसके काम करने की। ये बातें थोड़ा सा हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज दिस, इफ यू रिकॉल, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। GnRH क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। The increased level of GnRH then acts on the anterior pituitary। जो FSH और LH रिलीज हुए थे वो कहां से हुए थे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुए थे एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। और उन्होंने क्या स्टिमुलेट किया? गोनाडोट्रोफिन्स। क्या है गोनाडोट्रोफिन्स? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्वेश्चन क्या आता है? GnRH कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से, क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये किसको टारगेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को टारगेट करता है। और ये क्या रिलीज करता है टारगेट होके? ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन्स। तो गोनाडोट्रोफिन्स का नाम क्या है? पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हो गए। LH act at the Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Leydig cells क्या करेंगी? स्टिमुलेट होके एंड्रोजन बनाएंगे। What is the name of androgen here? Testosterone। Androgen in turn stimulates the process of spermatogenesis। Androgen कैसे कर रहा है? एंड्रोजन एंटर हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है। यानी कि जब एक बच्चा मैच्योर होगा तो उसमें हार्मोन तो बनेगा ही बनेगा। हार्मोन बनना गैमीट बनने को प्रमोट करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा या प्रभावित होगा। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH acts on Sertoli cell and stimulates the secretion of some factors। इन factors की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पहला है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन के साथ रिएक्ट करता है या टेस्टोस्टेरोन को पकड़ता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और सर्टोली सेल्स में लेके आता है टेस्टीज की। ये आ गए यहाँ पे सर्टोली सेल्स के पास, या फिर हम कह सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लेके आता है। जैसे ही ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आता है तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट स्टेप का मतलब ये है कि जो स्पर्म्स सर्टोली सेल्स के साथ अभी भी अटैच्ड हैं, ये स्पर्म्स अब फ्रीली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेप होता है, यानी कि स्पर्म्स आर रेडी फॉर द इजैकुलेशन और वी कैन से दैट द स्पर्म आर रेडी टू लीव टेस्टिस। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और यहाँ पे लिबरेशन ऑफ स्पर्म होना भी शुरू हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। एक स्पर्म सेल में 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द हेड पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज द नेक पार्ट, द थर्ड वन इज द मिडल पीस एंड द फोर्थ वन इज द टेल। ये 4 पार्ट होते हैं जैसा फिगर नंबर 3.6 में दिखाया गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। इसी स्ट्रक्चर से हम सारी डिटेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉमन बातें, ये स्पर्म है तो नॉर्मली इट इज अ सेल ऑफ द बॉडी। ये ह्यूमन सेल है और ये ह्यूमंस में एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें टेल प्रेजेंट है। ह्यूमंस में किसी और सेल में टेल प्रेजेंट नहीं होती।
इस टेल को हम फ्लैजेला बोलते हैं। द टेल ऑफ द स्पर्म इज नोन एज फ्लैजेला। अब यहाँ पे एक स्पर्म में क्या क्या चीजें होती हैं? द फर्स्ट पार्ट इज द हेड पार्ट, पहला पार्ट है हेड पार्ट। नेक्स्ट इज द नेक पार्ट, द थर्ड पार्ट इज द मिडल पीस एंड फोर्थ इज द टेल। ये चार पार्ट हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड पार्ट की, जो सबसे मेन पार्ट है। अब जो स्पर्म सेल है, इस स्पर्म सेल में साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है एंड इट्स शेप इज स्पून शेप, नॉब शेप, elongated cell. It is a elongated cell with flagella. Flagella, cilia, इनको बेसल बॉडीज बोला जाता है। अब सबसे पहले जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। बॉडी की अगर कोई भी सेल है, नॉर्मल सेल भी है, तो उसमें उसकी कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही उस सेल को लिविंग बनाएगी। मान लीजिए हमारी बॉडी की कोई नॉर्मल सेल है तो इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरीके से स्पर्म है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है एक्रोसोम, जिसको बोला जाता है लाइसोसोम ऑफ द स्पर्म। इट इज लाइसोसोम ऑफ द स्पर्म, और इसको बनाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। नॉर्मल सेल में भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गोल्जी बॉडी बनाता है और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाती है। ये भी एक नॉर्मल बॉडी सेल ही है, बट ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये गैमीट सेल है। तो यहाँ पे भी लाइसोसोम को बनाने का काम कौन करेगी? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या बनाएगी? एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेगी। ये गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन है, या हम ये कह सकते हैं एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी ने किया है। अब ये हेड पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला तो इसमें एक्रोसोम है, और एक्रोसोम या लाइसोसोम अगर है तो इसमें एंजाइम्स भरे हैं। इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं एक्रोसिन। दीज एंजाइम्स आर नोन एज एक्रोसिन या एक्रोसिन एंजाइम, या हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो सबसे पहले ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव होंगे और स्पर्म क्या करेगा? एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा। उस डिसॉल्व करने में मदद करेंगे एंजाइम, दैट इज एक्रोसिन एंजाइम। तो एक्रोसिन एंजाइम किसमें भरे हैं? एक्रोसोम में भरे हैं। यहाँ पे ये भरे हैं एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हेड में प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटीरियल, क्रोमोसोमल मटीरियल, या हम कह सकते हैं यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे जीन्स हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल भरा हुआ है। हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर? 23। किस टाइप की ये सेल है? हैप्लॉइड। जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएं उस सेल को हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक एक्रोसोम प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं नेक पार्ट में। नेक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल। बॉडी में अगर सेंट्रियोल है सेल में तो उनका एक ही काम होता है सेल डिवीजन करना। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये जब काम करेगा जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाएगा। ये स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद ये बनेगा जाइगोट। तो जाइगोट जब डिवाइड होने वाला होगा तो ये सेंट्रियोल यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन करके और जाइगोट के डिवीजन में मदद करेंगे। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प इन द डिवीजन ऑफ द जाइगोट। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? डिस्टल सेंट्रियोल स्मार्टली वर्क करता है। ये मिडल पीस से होते हुए टेल में चला जाता है और फ्लैजेला को बनाने में मदद करता है, दैट इज द बेसल बॉडी। और यही फ्लैजेला स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर किसी भी सेल में सीलिया या फ्लैजेला होते हैं
तो वो फ्लैजेला या सीलिया उस सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको बनाने का काम करती है बेसल बॉडीज। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ये बेसल बॉडी बनाएगी, यानी कि आप फ्लैजेलर जो मूवमेंट होगा उसमें हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज द मिडल पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब फ्लैजेला स्पर्म को मोटालिटी प्रोवाइड करेगा, जब स्पर्म मोटाइल होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो इस वक्त एनर्जी देने का काम करेगा मिडल पीस। इस मिडल पीस में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो इसमें स्पाइरली अरेंज्ड है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मिडल पीस में। तो जब भी स्पर्म को घूमने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इसको कौन एनर्जी देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए मिडल पीस इज द एनर्जी चैम्बर ऑफ द स्पर्म। अभी जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं ये इस तरीके से स्पाइरल शेप्ड हैं और स्पाइरली ही अरेंज्ड हैं। जिस शीथ के चारों तरफ ये अरेंज हैं, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये सेंटर पार्ट होता है जो ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एक्सियल फिलामेंट। ये बीच वाला जो पार्ट है दिस इज एक्सियल फिलामेंट। इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ, ये एक्सियल फिलामेंट है और इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हैं। तो इस पूरे को बोला जाता है स्पाइरल शीथ। द कंप्लीट इज नोन एज स्पाइरल शीथ। और इसे थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज अगर बोलना हो तो हम बोलते हैं इसको नेबर्नकन शीथ। थोड़ा सा और अगर इसकी लैंग्वेज एनरिच करनी हो तो हम बोलते हैं इसको नेबर्नकन शीथ। तो नेबर्नकन शीथ माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल शीथ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कोई भी टर्म आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट करिए। एंड व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द एनी सेल। सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज हियर ऑल्सो द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोवाइड एनर्जी टू द sperm when they are in their motile condition. And last but not the least, tail. The tail or the flagella help in the movement of the sperm in the genital tract of the female and helps in fertilization. तो ये तो बात हो गई पूरे लैंग्वेज की। Sperms released from the seminiferous tubule. इससे पहले थोड़ा सा हमारा डेटा जो है वो बचा हुआ है, उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, the middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail that facilitates sperm motility essential for the fertilization. ये हम बात कर चुके हैं। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during coitus, of which for normal fertility. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है सिंगल इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो 200 to 300, बट इस रेंज एक्सीड अप टू 500 मिलियन। 500 मिलियन तक स्पर्म प्रेजेंट हो सकते हैं सिंगल इजैक्यूलेशन में। एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। इनमें से 60%, इस पूरे में से 60% स्पर्म्स में नॉर्मल शेप साइज होती है। 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटालिटी। 60% की शेप एंड साइज नॉर्मल होती है और बचे हुए की मोटालिटी प्रॉपर होती है या बहुत ज़्यादा वो मोटाइल होते हैं। यानी कि पूरे 100% में से अलग अलग जो स्पर्म हैं, या हम कह सकते हैं परसेंट वाइज जो स्पर्म है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ शेप एंड साइज में बेहतर होते हैं और कुछ मोटालिटी में बेहतर होते हैं। ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस tubules are transported by the accessory ducts. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate are essential for the maturation and the motility of sperm. ये भी हम पढ़ चुके हैं सारा कि तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन जब स्पर्म में आते हैं तो स्पर्म को स्पर्म ना बोल के हम क्या बोलते हैं? सीमन. The semen is the nutritive fluid in which sperms are
present, and the semen provide energy to the sperm, provide milky nature, alkaline nature to the sperm. Function of the male sex accessory ducts and the glands are maintained by the testicular hormone androgen. ये जितने भी ducts हैं इनको maintain कौन करता है? Androgen, that is टेस्टोस्टेरोन इनको मेंटेन करता है, क्योंकि हम फिलहाल उसी की बात कर रहे हैं, उसी एंड्रोजन की बात कर रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर्ड फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि oogenesis we will discuss in the next video.